मुझे तो नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता आज के दौर में। लेकिन बाबा साहब ने केवल महिलाओं के अधिकारों के लिए, पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए, इस देश में योजना आयोग के लिए बनने के लिए बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो ये एक घटनाक्रम थी, पहली घटनाक्रम। दूसरा मैं घटनाक्रम याद करना चाहूंगा बाबा साहब को लेकर। आज जो स्थिति बदली है बाबा साहब के एक संकल्प को लेकर बदली है। मैं याद करना चाहूंगा उस दिन को 23 सितंबर 1917। 23 सितंबर 1917 की बात है। बाबा साहब जब इंग्लैंड से पढ़कर आए तो जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे तो उनको वजीफा दिया गया था, जिसको हम आज की भाषा में छात्रवृत्ति कहते हैं। तो उनका शर्त था कि जब भी आप डिग्री लेके आओगे आप हमारे बड़ौदा रियासत में 10 साल सेवा करोगे। तो बाबा साहब डिग्री लेकर आए और बड़ौदा नौकरी करने के लिए गए। उनके रियासत में उनको नौकरी दी गई। लेकिन जब रहने की व्यवस्था की बात आई कि बाबा साहब भाई रहने के लिए कहीं ना कहीं तो चाहिए, तो अछूत है बोलकर उनको रहने को नहीं दिया गया। और जब भी वो कहीं काम करने जाते थे तो फाइलें उनको फेंक कर देते थे। तो बाबा साहब बमुश्किल 3 से 4 दिन ही वहां रुक पाए थे। फिर उन्होंने थक हार कर वापस बंबई आने का फैसला किया। और बंबई आने के लिए जब वो रेलवे स्टेशन गए तो जिस ट्रेन से उनको बंबई आना था, गुजरात की घटना है ये, तो ट्रेन मिस हो गई। तो रात को जब हो गया तो उन्होंने अपने एक पारसी मित्र के पास गया और वो रात भर रुकने के लिए निवेदन किया। उसके मित्र तो तैयार हो गए, लेकिन मकान मालिक को पता चला कि एक अछूत डॉक्टर अंबेडकर यहाँ आया है, तो उन्होंने रात में ही उसके घर के उसके सामान को सब बाहर फेंकवा दिया। और वो दिन की घटना है 23 सितंबर 1917। बाबा साहब जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और वो फूट फूट कर रोते हैं। ये कहानी हमने कक्षा 5वीं में हिंदी पाठ में पाठ 17 में पढ़ा था। वो पाठ मुझे अभी भी याद है कि हमने वो 3 पेज की वो कहानी थी बाबा साहब की। उस समय तो हमको नहीं समझ पाया था। हमारे बोर्ड परीक्षा में एक सवाल आया था कि बाबा साहब फूट फूट कर क्यों रो रहे थे। तो हमने उस समय देखा कि बाबा साहब को घर से निकाल दिया, सामान फेंक दिया, उनके साथ छुआछूत हुआ, इसलिए वो फूट फूट कर रो रहे थे। उसको फूट फूट कर रोने की आवाज जब हम लोग कॉलेज में पढ़ने गए तब समझ में आया कि आखिर वो फूट फूट कर क्यों रो रहे थे। वो बात बाबा साहब की, बाबा साहब ने उस दिन संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, 32 विषयों में मेरी डिग्री है, 64 विषयों में मैंने मास्टरी की है, 9 भाषाओं का मुझे ज्ञान है। इतना विद्वान व्यक्ति के साथ इस तरीके से भेदभाव, विषमता और छुआछूत हो रहा है, तो उन दबाए हुए, सताए हुए, टूटे हुए करोड़ों अरबों लोगों को कहा जिनके पास कुछ नहीं है सिवाय आसमान के। तो आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि इस विषमता, इस भेदभाव, इस प्रताड़ना, इस अत्याचार को मैं एक दिन खत्म कर दूंगा। वो बाबा साहब का संकल्प ऐसा था कि समय का पहिया ऐसे घुमा कि इस देश की तकदीर, वैसे तो हम तकदीर में विश्वास नहीं करते, हमारी तकदीर बाबा साहब ने लिखी है, इसलिए हमारा सोचने का जरिया बाबा साहब से शुरू होता है और हमारे बात करने का तरीका भी बाबा साहब से शुरू होता है। और बाबा साहब के विचारों से ही हम किसी व्यक्ति की, किसी राजनीतिक दल की और किसी सोच की अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। तो ऐसा समय का पहिया घुमा कि जिसको पानी पीने नहीं दिया गया, जिसको स्कूल में बैठाया नहीं गया, नाई भी बाल काटने से इनकार कर दिया, धोबी भी उनके कपड़े धोने से मना कर दिया, ऐसे व्यक्ति को संविधान लिखने का मौका मिला। और इस देश में 2200 साल से चली आ रही एक जो इस देश की बीमारू व्यवस्था थी, असमानता से भरी व्यवस्था थी, एक झटके में अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 लिख के एक झटके में खत्म कर दिया। ये थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसीलिए कहा कि महिलाओं की जो मुक्तिदाता है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। और दूसरी घटना को याद करना चाहूंगा मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर। बाबा साहब किसी एक जाति के नेता नहीं हैं, वो सारे लोगों के नेता हैं। अब इसका उदाहरण बताना चाहूंगा मैं। घटना है 1946 की। 1946 में जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो संविधान सभा
में संविधान सभा में सदस्यों को चयन हुआ। तो संविधान सभा में जब सदस्यों को चयन हुआ तो उसमें नेहरू जी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 8 बिंदु में संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया। तो जैसे ही नेहरू जी ने संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया तो संविधान सभा में कई लोग उसका विरोध किए और बचाव नहीं कर पा रहे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वहां पर उठे और उनका कहना था कि आज जो हम यहाँ संविधान सभा में बैठे हुए हैं, किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को हम प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हम इस देश के नागरिक होने के नाते पूरे देश को हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से बाबा साहब ने राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। बाबा साहब, तो वहां पर बाबा साहब की तर्क से सब लोग तालियों से उसका स्वागत किए और नेहरू के जो प्रस्ताव है उनको बाबा साहब ने जब समर्थन दिया तो फिर संविधान सभा सदस्यों ने उनके तर्कों से सहमत होकर उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। तो इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सभी वर्गों को नेता के रूप में उभरे। वो केवल किसी जाति विशेष के, किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं थे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक दूसरी घटना थी। मैं कुछ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की घटना को याद करूंगा। बाबा साहब की बात है, जैसे कि अभी हमारे कुछ साथी लोग कह रहे थे, हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य महोदय कह रहे थे आरक्षण की बात को लेकर। तो ये आरक्षण की व्यवस्था पर मैं बताना चाहूंगा। आरक्षण की जो व्यवस्था है हमारे देश में पहली बार कानूनी रूप से साहू जी महाराज ने लाया था 1902 में। जब 1902 में कोल्हापुर के रियासत साहू जी महाराज, जो आज के समय में पिछड़े वर्ग कुणबी जाति से आते हैं, तो जब उन्होंने पहली बार आरक्षण की व्यवस्था की तो उस समय उसके मंत्रिमंडल में जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने इसका काफी विरोध किया। तो साहू जी महाराज बहुत तर्कशील व्यक्ति थे। उस सारे लोगों को अस्तबल में ले गए जहां पर एक साथ घोड़े को सब बांध के रखे रहते हैं और उन्होंने एक पात्र में दाना डाल दिया और जैसे ही पात्र में दाना डाला सारे घोड़ों को एक साथ खोल दिए। तो जो ताकतवर घोड़े थे, मजबूत घोड़े थे, वो पहले उस जगह में चले गए और दाना को खा लिए, लेकिन जो कमजोर घोड़े थे वो पीछे रह गए। तो फिर साहू जी महाराज ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को पूछा कि इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए जो दाना को नहीं खा पाए हैं। तो उच्च वर्ग के उनके मंत्रियों ने कहा कि इनके लिए महाराज अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो मैं पिछड़े हुए वर्गों के लिए जो 50% आरक्षण की व्यवस्था लाया हूं, ये वही विशेष व्यवस्था है। और फिर उच्च वर्ग के लोग साहू जी महाराज से सहमत हुए। तो इस तरीके से पहली बार